नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केतनी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली में बचाव और राहत अभियान पर कहा 1000 से ज़्यादा लोगों को आज तक बचाया जा चुका है। सभी यात्री जो वहां आए हुए थे उन्हें भी निकाला जा चुका है और स्थानीय लोगों को भी निकाला जा रहा है। हमारा काम आज लगभग पूरा हो जाएगा। सभी घायलों को अस्पताल पहुँचा दिया गया है। सभी को अच्छा इलाज मिले इसकी भी व्यवस्था की गई है। हर्षिल क्षेत्र में कनेक्टिविटी बिल्कुल समाप्त हो गई थी, तो कल से वहां पर एयरटेल और वोडाफोन चालू हो गए हैं। हमने तय किया है कि जो भी प्रभावित लोग हैं उन्हें 6 महीने का राशन दिया जाएगा। हम 5 लाख की सहायता राशि आज जारी कर रहे हैं। 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जा रहा है और वो सभी प्रकार का आकलन करेगी। धराली उत्तरकाशी में एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस की टीमें मलबे में दबे ध्वस्त भवनों में लगातार सर्चिंग कर रही हैं। लापता व्यक्तियों की तलाश के लिए आधुनिक उपकरणों और डॉग स्क्वाड की सहायता ली जा रही है। साथ ही ड्रोन के माध्यम से प्रभावित क्षेत्र का हवाई निरीक्षण कर स्थितियों पर नजर रखी जा रही है, जिससे कठिन स्थानों की पहचान और सर्चिंग कार्य में तेजी लाई जा सके। कल और आज रात की भारी बारिश में भटवाड़ी के पास औंगी में स्लाइड आने से सड़क बंद हो गई थी। पीडब्ल्यूडी की जेसीबी और पॉकलैंड के माध्यम से उक्त रोड सड़क आज पुनः खुलवा दी गई है, जिससे लिमचीगढ़ में बन रहे वैली ब्रिज तक दोबारा वाहनों का आवागमन सुचारू हो गया है। लिमचीगढ़ में वैली ब्रिज का कार्य प्रगतिशील है, जिसके देर रात तक बन जाने की उम्मीद है। इससे आगे की सड़क खुलवाने के लिए भटवाड़ी में पीडब्ल्यूडी के मशीन और गोबियन स्ट्रक्चर तैयारी हालत में है, जिन्हें सोनगाड़ में 250 मीटर और 300 मीटर के 2 वॉशआउट हुए एरिया को दोबारा वाहनों के आवागमन के लिए बनाने के कार्य में लगाया जाएगा। हर्षिल एयरटेल कंपनी की एक टीम भी हेलीकॉप्टर से भेज दी गई है एवं उन्हें हर्षिल में 100 लीटर ईंधन उपलब्ध करा दिया गया है, जिससे एयरटेल के 2 टावर ऑपरेशनल हो जाएंगे। इससे हर्षिल और धराली क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी में गुणवत्तात्मक सुधार होने की आशा है। प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था पूरी तरह सुचारू करने हेतु यूपीसीएल की टीम के साथ हैवी वायर प्रभावित क्षेत्र में पहुंचा दिए गए हैं। बद्रीनाथ धाम में बद्रीश संघर्ष समिति के तत्वाधान में एक बार फिर से बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है। बताते चलें कि बद्रीनाथ धाम में जहां मास्टर प्लान के कार्य चल रहे हैं, वहीं बद्रीनाथ धाम में प्राधिकरण बना दिया गया है, जिसके बाद यहां के लोग ना होटल बना पा रहे हैं और ना ही मकान। लोगों का कहना है कि जहां मास्टर प्लान के कार्य में कहीं कोई नियम है, वहीं स्थानीय लोगों के लिए प्राधिकरण के तहत कई नियम बना दिए गए हैं, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को होटल और मकान बनाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि समय पर नक्शे पास नहीं होते तो किसी न किसी कारण से स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब लोगों का कहना है कि जब से मास्टर प्लान के कार्य शुरू हुए हैं, यहाँ प्रशासन स्थानीय लोगों के साथ तालमेल बनाकर नहीं चल रहा। प्राधिकरण और तमाम नियम जनता पर थोप देती है। क्योंकि मैं चारधाम होटल संगठन का अध्यक्ष भी हूँ, इस नाते यहाँ पे आया हूँ। और क्योंकि हमारे बद्रीनाथ की ये मूलभूत समस्याएं हैं, जिनमें सर्वप्रथम जो समस्या हमारी है वो है कि सरकार ने बार बार कहने के बाद भी जो है सीमित संख्या पे लागू कर रखी है। मई जून में हमारे बद्रीनाथ के अधिकांश होटल लगभग में मेरे को लगता है कि 50% होटल जो है खाली रहे हैं। क्या स्थिति रहेगी? बड़ी मुश्किल से सीजन आता है और उसके बाद ये स्थिति होती है। इसके अलावा हम जो है प्राधिकरण का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आज स्थिति ऐसे आ गई, जहाँ पे निर्माण एजेंसी है, आप देख लो बद्रीनाथ मंदिर जो है खतरे में आ गया है। तप्तकुंड में पानी आने लग गया है, नदी की विर्थ को कम कर दिया गया है, जबकि चौड़ी होनी चाहिए। अलकनंदा नदी है, इसको नाला बना दिया गया है। ये कौन कर रहा है समझ नहीं आ रही, और किसी को बोलो तो पीएमओ की धमकी मिलती है। तीसरा, हमारा मास्टर प्लान जो है रिवाइज होना था, वो अभी हो नहीं पा रहा है। हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मास्टर रिवाइज हो। लोगों को जो है यहाँ पे जिनके 2-2, 3-3 मंजिल बिल्डिंगें बनी है, उनको तोड़ने के आदेश आ चुके हैं। इतनी तानाशाही कर रही है सरकार, इसके खिलाफ पूरी बद्रीनाथ एकजुट हैं। और इतने हमारे पुरोहित समाज के लोग हैं जिनका कि अभी तक भी उनको शिफ्ट नहीं किया गया है। ये लोग अब कैसे करके जो है अपना जीवन गुजार रहे हैं। मेरा सरकार से ये कहना है, अगर आप इन मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो हम लोग अविरल निरंतर बद्रीनाथ के कपाट बंद होने तक बैठे हुए हैं, और आपको इसको पूरा करना ही पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जो है बेसिक बुनियादी जो है सुविधाएं चाहते हैं। हम नहीं चाहते, हम टकराव नहीं चाहते हैं, लेकिन हम जब अति हो गई है कोई चीज़ तो उसका निवारण करने के लिए पूरी बद्री विशाल में माणा से लोग, बामणी से लोग, स्थानीय लोग, पंडा पुरोहित लोग, डिमरी समाज
और जितनी भी होटल एसोसिएशन, व्यापार संघ, सब एकजुट हो गया है। और आज आपको उसका उदाहरण मिल गया होगा कि इतनी भीड़, और आने वाले टाइम पे और बढ़ेगी ये भीड़। तो मेरा निवेदन है आज भी कि अगर इन मांगों को आप देख लें और कर लें तो हमें ऐसी स्थिति न करनी पड़े, नहीं तो हम लोग अविरल निरंतर बैठे रहेंगे। हम ये पूरी बद्री विशाल और संघर्ष समिति का एक वादा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम ऐसा ही आंदोलन करते रहेंगे। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। गाँव माणा से लेकर और लामबगड़, पुलना, भ्यूंडार, बद्रीनाथ, पूरी एक विष्णुप्रयाग वैली के चुनिंदा जनसेवकों को लेकर एक संयुक्त बद्री संघर्ष समिति बनाई गई, जिसमें पंडा पंचायत, केंद्रीय पंडा पंचायत, सब तबके के वर्ग हैं। और मांगे वही जो मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ। बेसिकली जो बद्रीनाथ में है, एक तो सरकार ने जो चार धामों में सीमित संख्याएं रखी यात्रियों के आने की, तो ये सीमित संख्या को समाप्त किया जाए। क्योंकि माणा गांव में आज जो होम स्टे हैं, होम स्टे जो ऑपरेटर संचालक है, उनका कमाई नहीं हो पा रहा है। कारण यात्री सीमित संख्या में आ रहे हैं, वो बद्रीनाथ में रह रहे हैं और बद्रीनाथ में काफ़ी सारे होटल भी खाली पड़ रहे हैं। दूसरा हमारा इश्यू है बद्रीनाथ का जो बद्रीनाथ महायोजना है उसका व्यवस्थित ढंग से हो, ताकि स्थानीय जनता को बताने वास्तव मास्टर प्लान क्या है। तीसरे में हम ये बोलते हैं कि जो प्राधिकरण है यहाँ पर, वो प्राधिकरण यहाँ से हट जाए। इसी टाइप से हमारे जो प्रभावित दुकानदार हैं, प्रभावित पंडा समाज है, प्रभावित स्थानीय लोग हैं, इनको पुनर्वास की जो नीति है वो पता चले कि इनकी नीति क्या है और किस जो अराइवल प्लाजा में दुकान बनने, ये दुकान किस टाइप से इनको अलॉट किया था, वो उनमें प्राथमिकता जो है स्थानीय लोगों को दे। इस क्षेत्र में माणा और बामणी दो गांव ऐसे हैं जिनकी अपनी ऐतिहासिक धरोहर है, इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं किया जाए। इन्हीं 9-10 मुद्दों को लेकर आज हम जनाक्रोश कर रहे हैं। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में थराली की पूर्व विधायक और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मुन्नी देवी शाह का निधन हो गया है। मुन्नी देवी पिछले 3 माह से बीमार थी, उनका इलाज चल रहा था। जानकारी के अनुसार शनिवार को मुन्नी देवी ने देहरादून स्थित अस्पताल में अंतिम सांस ली। देहरादून अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। देहरादून स्थित अस्पताल में उनका निधन हो गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व विधायक को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि थराली की पूर्व विधायक और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मुन्नी देवी शाह के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत की आत्मा को चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को ये असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। उत्तराखंड भाजपा ने पूर्व विधायक की मौत पर शोक जताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उत्तराखंड भाजपा ने लिखा कि थराली विधानसभा से पूर्व विधायक एवं चमोली जिले की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मुन्नी देवी शाह के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं शोकाकुल परिजनों को इस असीम दुख को सहन करने की शांति एवं धैर्य प्रदान करे। ओम शांति। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज द्वारा हरिद्वार में स्थापित सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर में किए जा रहे विशेष अनुष्ठान में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने अनुष्ठान में प्रतिभाग किया। ऋतु खंडूरी द्वारा उत्तराखंड में आयु प्राकृतिक आपदा को लेकर भगवान शिव से प्रार्थना की। ऋतु खंडूरी का कहना है कि दक्षिण काली मंदिर में आकर अद्भुत अनुभूति होती है और उनके द्वारा भगवान शिव की पूजा आराधना कर प्रार्थना की उत्तराखंड के साथ पूरे देश में शांति सद्भावना बनी रहे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा के बाद सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। आपदा के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो और इस आपदा से जूझ रहे उनको भगवान शक्ति दे। स्पीकर ने कहा कि मुख्यमंत्री और सेना के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। प्रार्थना की, थोड़ी देर मैं बैठी, बहुत ही आनंद आया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। ईश्वर के चरणों में आके वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। पूजा हमने की, प्रार्थना की कि उत्तराखंड और हमारे पूरे देश प्रदेश में शांति रहे और चारों तरफ सब सुख रहे। मैम, जिस तरह की आपदा आई हुई है हर में, जिस तरह का वो है धर्म, उसको लेकर किस तरह की ये आपदा आई है और पूरी तरह से लोग लगे हुए हैं, सरकार लगी हुई है, मदद करने में लगे हुए हैं। जिनका उस दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आत्मा को शांति मिले और जो हमारे अभी भी जूझ रहे हैं आपदा से, उनको इतनी ताकत मिले कि वो इस आपदा को सह पाए और इससे उभर पाए। यही मैं प्रार्थना करती हूँ। मैम, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ सभी सेना की जवान सब वहाँ पर लगे हुए हैं, रेस्क्यू चल रहा है। मुख्यमंत्री खुद वहाँ पर कैंप किए हुए हैं। जी बिल्कुल, पूरी सरकार लगी हुई है, सीएम साहब लगे हुए हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम लगी हुई है, पूरी
कराली जो है वो उभरेगा इस हिसाब से। क्या आपने महादेव से प्रार्थना की है? बिल्कुल महादेव से प्रार्थना की, महादेव के नज़दीक आकर थोड़ी देर ही बैठी, लेकिन बहुत अच्छा लगा। उत्तराखंड जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव को लेकर बीजेपी गंभीर नजर आ रही है। बीजेपी ने प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में उत्तरकाशी और चमोली जिले के कई नवनिर्वाचित सदस्यों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इनमें उत्तरकाशी के वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक विजलवाण भी शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आगामी 14 अगस्त तक उत्तराखंड बीजेपी में सभी जिलों के काफ़ी संख्या में नवनिर्वाचित पदाधिकारी शामिल होंगे। महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि सभी 89 ब्लॉक प्रमुखों में से अधिकांश सीटों पर भाजपा के ब्लॉक प्रमुख चुनाव जीतेंगे। यहां बता दें कि हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के सभी 12 जिलों में पंचायत चुनाव हुए हैं। ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव के साथ ही जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव भी होने हैं और उन सभी चुनाव में भाजपा अपने जीत का दावा कर रही है। क्या दावा है? नहीं, हमने प्रत्येक जिले के अंदर ब्लॉक प्रमुख के प्रभारी हमारे पहले से लगे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। 63 ब्लॉक प्रमुख ने आज घोषित कर दिए हैं। शेष बचे हुए ब्लॉक प्रमुख 26 हम कल तक करेंगे और हो सकता है एक आध जगह हमको फ्री छोड़ना पड़े, ऐसी परिस्थिति हो सकती है। तो हम लोग पिछली बार 50 ब्लॉकों में जीते थे, हरिद्वार जोड़कर। इस बार हरिद्वार के सब निर्विरोध जीते थे। इस बार हम वो संख्या को नहीं, पिछली बार टोटल 50 थे, उसमें से हरिद्वार के थे। तो अब हम इस संख्या को, भाई मुझे लगता है कि 89 के 89 ही जैसा माहौल बन रहा है, 89 के 89 ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के ही होंगे। देखिए आज 2 जिले, एक चमोली जिला और दूसरा उत्तरकाशी जिला, ये दोनों जिलों के अनेकों जो निर्दलीय सदस्य जीत कर आए थे, उन्होंने पार्टी की सत्ता ली है। और मेरे पे फीडबैक है कि अनेकों जिलों के अंदर भी अनेकों निर्दलीय सदस्यों ने, हमने अब कोशिश करें कि जिले के मुख्यालय में जिला अध्यक्ष द्वारा ही उनकी हम सदस्यता दिलाएंगे, वहाँ भी बड़ी संख्या में सदस्यता होगी। और ये एक रुझान ही नहीं, ये परिणाम है। और परिणाम यह है कि 14 तारीख सायंकाल तक भारतीय जनता पार्टी के सभी जिलों के अंदर जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित होंगे। हल्द्वानी में भी भाई बहन के अटूट स्नेह का त्यौहार रक्षाबंधन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी क्रम में हल्द्वानी जेल में भी रक्षाबंधन का आयोजन हुआ, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने महिला बंदियों के साथ ये पर्व मनाया। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की पत्नी विजेता रावत, जेल के अधीक्षक प्रमोद पांडे समेत जेल के सभी स्टाफ मौजूद रहे। कमिश्नर दीपक रावत ने जाने अनजाने अपराध में बंद महिला बंदियों से राखी बंधवाई और उनको आशीर्वाद दिया। इस दौरान उन्होंने उनकी समस्याओं पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि कई महिला बंदियों के भाई इस बार राखी पर उनसे मिलने नहीं आ सके। ऐसे में उनकी भावनाओं को समझते हुए उन्होंने जेल आकर उनके साथ पावन पर्व मनाने का निर्णय लिया और सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। रक्षाबंधन का आज त्यौहार है, तो कल मैंने एक बार यहाँ पे जो सुप्रिटेंडेंट साहब है उनसे पूछा था कि यहाँ पे ऐसी भी कुछ महिलाएं हैं जिनके या तो भाई नहीं है या फिर भाई नहीं आ पाए। तो मुझे बताया गया था कि 23 यहाँ पे लेडीज़ ऐसी हैं। तो आज उनके साथ एक तरह से रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया है, उनसे राखी बंधवाई और यहाँ पे किसी प्रकार की किसी कोई दिक्कत हो, कोई सुविधा हो, उसके बारे में भी चर्चा हुई। और सभी जो यहाँ पे जिनसे मैंने बात की, जिन बहनों से यहाँ की व्यवस्थाओं से वो संतुष्ट थे और सभी से यहाँ पे राखी बंधवाई गई और सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। रक्षाबंधन पर्व के मौके पर मेयर सौरभ थपलियाल रक्षाबंधन के दिन सुबह सर्वप्रथम नेहरू कॉलोनी फवारा चौक आए। यहां पर सफाई कार्य में जुटी महिला पर्यावरण कर्मियों से राखी बंधवाकर रक्षाबंधन का पर्व मनवाया। नगर निगम की महिला पर्यावरण कर्मियों से राखी बंधवाने के बाद मेयर थपलियाल ने सभी महिला सफाई पर्यावरण बहनों को मिठाई खिलाई। महापौर ने यहाँ मौजूद सभी महिला पर्यावरण कर्मी बहनों को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के पद के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए जिलों की आरक्षित सीटों का ऐलान कर दिया गया है। आगामी 14 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए मतदान होगा। चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए विकास भवन सभागार में सभी रिटर्निंग ऑफिसर और ब्लॉक विकास अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में चुनाव के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों,
नियमों और पारदर्शिता बनाए रखने के उपायों पर विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि मतदान और मतगणना की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ संपन्न हो, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना न रहे। चुनाव के दौरान सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भी प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। ये आज जो हमारी ट्रेनिंग थी, इसमें मुख्य रूप से जो है सारे विकास खंडों के जो ERO हैं, जो प्रमुख के, ज्येष्ठ उप प्रमुख के और कनिष्ठ उप प्रमुख के ERO होते हैं, और उसी तरह से जो है फिर जिला पंचायत के 2 ERO यहाँ पे थे, जो कि मुख्य कृषि अधिकारी और ER कोऑपरेटिव थे। ये यहाँ पे जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए ERO हैं, और 7 तारीख को यानी कि कल इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। 11 तारीख से जो है नामांकन पत्र जो है दाखिल होने हैं, और 12 अगस्त को जो है नाम वापसी की तिथि है। उसी तरह से जो है अगर कहीं पे निर्वाचन होना होगा तो 14 अगस्त को जो है निर्वाचन होगा। तो निर्वाचन हमारे जो है एकल संक्रमणीय पद्धति से जो है ये निर्वाचन होते हैं। तो उसके बारे में जो है पूरी सारे EROs को पूरी ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह से जो है वहाँ पर विकासखंड के मुख्यालय में जो आपको जो है नामांकन पत्रों की बिक्री से लेकर के उसके बाद नामांकन पत्रों को प्राप्त करना, उनकी स्क्रूटनी करना, जांच करना, और अगर कोई नाम वापस लेता है तो किस तरह से नाम वापस लेगा, जो है ये पूरी प्रक्रिया उनको समझाई गई। और विशेष करके 14 तारीख को जो मतदान होना है, तो मतदान में जो है क्या सावधानियाँ उनको बरतनी है, और साथ में कौन कौन वहाँ जो है अंदर आ सकते हैं, अनावश्यक भीड़ वहाँ पे जमा ना करें वहाँ पे जो है। और ये प्रेफरेंस के आधार पर, अधिवान के आधार पर जो है किस तरह से वो जो है वहाँ पे मतदान करेंगे सदस्य लोग जो हैं। और उसके बाद जो है जब मतदान हो जाएगा तो मतदान के तुरंत बाद, यानी 14 अगस्त को 3 बजे तक मतदान है, और 3 बजे के तुरंत बाद जो है मतगणना का काम प्रारंभ होना है। तो किस तरह से जो है वो उसकी गणना करेंगे जो है, और गणना करने के बाद जो है जो निर्वाचित सदस्य होगा, प्रमुख का या ज्येष्ठ उप प्रमुख का, कनिष्ठ उप प्रमुख का, उनके जो है मत की घोषणा जो है वो करेंगे जो है। हाँ, इसमें सभी जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर्स थे और BDOs थे, उनके साथ में बात की गई है, और उनको जो भी ट्रेनिंग वगैरह का था वो हमने किया है। जो भी इस चुनाव में जो प्रक्रिया अपनानी है, चुनाव से संबंधित और मतगणना से संबंधित, उसके बारे में सभी को ट्रेनिंग दी गई। जो भी हमारे इसमें ARO लगाए गए हैं सभी ब्लॉक्स में, और जिला पंचायत के चुनाव के लिए अध्यक्ष के, उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए, तो उसमें सभी को ट्रेनिंग दी गई है। और साथ में हमारे जो BDOs थे उनको भी इसकी ट्रेनिंग दी गई। ये चुनाव 14 को संपन्न होना है, जिसमें 11 तारीख को नॉमिनेशन किया जाना है, और 11 को इसकी जांच होगी, और 12 को नाम वापसी हो सकती है, और 14 तारीख को जो है इसमें चुनाव संपन्न किया जाएगा। और उसी दिन साध्वी प्राची ने रुड़की का दौरा किया। इस दौरान साध्वी प्राची ने राखी जिहाद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कुछ मौलाना उनके खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन वे मुझे नहीं जानते। उन्होंने कहा कि उनके पास एक राखी आई जिसमें चांद सितारे जड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर भारत में तिरंगे की या भारत माता की राखी आती तो उन्हें बहुत खुशी होती, लेकिन चांद सितारे की राखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम भी पुलवामा हमले, पहलगाम हमले को नहीं भूले हैं, इसलिए हिंदुस्तान में चांद सितारे की राखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राखी जिहाद इसलिए मैंने बोला है, कुछ मौलाना बड़े गलत बयानबाजी मेरे बारे में करे, वो मुझे जानते नहीं है इसलिए कर रहे हैं। मैं सच को सच कहती हूँ। एक राखी मेरे पास आई और उसमें चांद सितारे बने हुए। मैं पूछना चाहती हूँ मौलाना से, ये चांद सितारे किस देश के हैं? डिजाइन किस देश का है? पाकिस्तान का है ना? तो हिंदुस्तान के अंदर तिरंगे की राखी आती तो मैं बहुत खुश हो जाती, भारत माता की राखी आती तो मैं बहुत प्रसन्न होती, लेकिन चांद सितारे की नीले धागे में ये कतई बर्दाश्त नहीं। दिक्कत क्या है चांद सितारे से? अरे पाकिस्तान है भाई, पाकिस्तान की अरे चांद हमारा है, तारे भी है और सूर्य भगवान भी है, लेकिन चांद सितारे का जो डिजाइन करके रखा है पाकिस्तान ने, उसकी राखी हिंदुस्तान में ये कतई बर्दाश्त। पुलवामा हमला भूल गए क्या? कत्लेआम हुआ था,
पुलवामा हमले को मत भूलिए, पहलगांव को मत भूलिए, कितनी बहनों के सिंदूर उजाड़े। आज वो बहनें तरस रही, राखी किसको बांधेंगे? और फिर भी हिंदुस्तान में चांद सितारे की राखी, ये कतई बर्दाश्त नहीं। ये बहुत बड़ा खेल हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है। झिंगुर बाबा पकड़ा तो गया है, ये तो गनीमत समझो कि हिंदुस्तान के अंदर भाजपा की सरकार है, इसीलिए ये बाबा पकड़ा गया है झिंगुर, अन्यथा तो भगवान ही मालिक था। धर्मांतरण के लिए उत्तराखंड सरकार, उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन और भी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। झिंगुर जैसे लोगों को चौराहे पर फांसी देनी पड़ेगी, तब जाकर के रुक सकता है। ये रुकने का नाम नहीं लेगा। और उसके साथ में देख तो रहे सारे मुस्लिम संगठन जो आतंकी संगठन है। हल्द्वानी गोलापार हत्याकांड में 5 दिन बाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने आरोपी के घर से ही 10 वर्षीय मासूम का सिर और एक हाथ बरामद किया। बरामद अवशेषों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान पीड़ित परिवार को भी घटनास्थल पर बुलाया गया, जहां उनकी नाराजगी साफ झलक रही थी। परिवार का आरोप है कि घटना के बाद से अब तक उन्हें पूरी तरह न्याय नहीं मिला है और जांच में देरी से उनके दर्द और बढ़ गए हैं। इस बीच पूर्व जिला पंचायत सदस्य अरुण बिष्ट ने घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि ये केवल एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज का दर्द है। उन्होंने पुलिस से मांग की कि मामले में तेजी से चार्जशीट दाखिल कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। देखो, कहीं ना कहीं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए भी और क्षेत्र के भी शर्मनाक जो घटना हुई है उसकी हम निंदा करते हैं। पर दिक्कतें क्या हैं कि पुलिस प्रशासन ने भी अपना सहयोग दिया है और जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है, क्षेत्र की जनता ने भी उस अंश को ढूंढने में अपना सहयोग प्रदान किया है। पर मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस दोषी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए और इसकी CBI जाँच होनी चाहिए। आखिर ऐसा क्यों किया गया, इस शख्स ने ऐसा क्यों किया, आरोपी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, यही हमारे गोलाबार चुरगलिया की मांग है। और जिस तरीके से उसने इस बच्चे की इस तरीके से हत्या की है, किसी भी तरीके से उसने किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए इसकी हत्या की है, तो ऐसी दोषी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैं तो शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा ऐसे परिवार को जिनकी आर्थिक स्थितियां वैसी ठीक नहीं थी और एक दुख का पहाड़ उनके ऊपर टूटा पड़ा है, ऐसी पीड़ित परिवार को आर्थिक रूप से मदद मिलनी चाहिए शासन प्रशासन से और ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो, इस तरीके से इसको शासन प्रशासन ने भी संज्ञान में लेके आरोपी को ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए जिससे आगे कोई ऐसा आरोपी ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दे। उत्तराखंड खासकर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।